नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने सभी मित्रों को लिए जोड़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो स्पेशल बैच चलाया गया है जिसमें आपका यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित जो भी अन्य बहुत सारी परीक्षाएं जो अन्य प्रदेशों में हो रही हैं उनके लिए भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि दरअसल संस्कृत जो होती है आपके कहीं से भी पूछो तो वही सब होता है, चाहे वह बिहार का हो, चाहे MP वर्ग 2 का हो, चाहे 1 का हो। कोई भी परीक्षा होती है उसमें सब में आपका ये संस्कृत पूछता ही पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले का हमारा जो वीडियो आया था, बनाया गया था, इसमें हमने आपके लिए लकारों के बारे में बताया था, लकार कितने होते हैं, उन लकारों के बारे में भी सीख लिया। लेकिन आज जो हमारा प्रकरण है वो एक नया प्रकरण है, और नया प्रकरण हमारा क्या रहेगा, वो हमारा प्रकरण संधि रहेगा। क्या रहेगा? संधि। तो हमने आज प्रकरण अपना स्टार्ट करा है, कौन सा? संधि। अब आप जानते हैं संधि किसे कहते हैं। देखिए संधि क्या होती है, संधि हमेशा किन के बीच में होती है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि संधि के संबंधित जो प्रारंभ करने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो संधि होती है वो हमेशा नित्य किसके बीच में होती है? वर्णों के बीच में होती है। ये प्रश्न आपका ऐसे बनता ही बनता है कि संधि जो होती है किनके बीच में होती है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए संधि हमेशा वर्णों के बीच में होती है। ठीक है, अब संधि कहते किसे हैं? देखिए संधि क्या होती है, जहाँ पर वर्णों का मेल या योग होता है। ठीक है, जहाँ वर्णों का मेल या योग होता है वहाँ संधि कहते हैं। या जहाँ पर विकार हो, विकार का तात्पर्य होता है परिवर्तन, जहाँ पर वर्णों का परिवर्तन हो तो वहाँ पर क्या होता है? संधि, उसे संधि कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे नियम हैं, जैसे वर्ण का लोप होना, जैसे कुछ स्थानों पे देखा जाता है कि वर्ण का लोप हो जाता है, कुछ स्थानों पे ये देखा जाता है कि जहाँ पर एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाना, तो ये भी संधि के अंतर्गत नियम होता है। फिर ये कहा गया कि दोनों के दो वर्ण दोनों के योग से किसी नए वर्ण का आ जाना, या फिर एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आ जाना। फिर इसमें एक ये भी रखा गया है कि वर्ण जो है, जैसे हमने एक पद है हमारा ये पद, और हमने विच्छेद किया, तो विच्छेद हम कैसे करेंगे? इसी पद को, जैसे ये पद है हमारा और इस पद को हमने जब विच्छेद करेंगे, विच्छेद अर्थात उसे टुकड़ों में बांट देंगे या अलग अलग कर देंगे, तो कैसे होगा? ये हमारा इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर ये हमारे जो पद है उसको हमने दो भागों में बांट लिया, यानी कि इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे पूर्व। इसे क्या कहेंगे? पूर्व। और इसे क्या कहेंगे? उत्तर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? उत्तर। तो ये पूर्व का तात्पर्य यहाँ से है पहला, पहला या प्रथम, प्रथम होगा। उत्तर का अर्थ क्या होगा? ये दूसरा, दूसरा या बाद वाला या कहेंगे बाद वाला। ठीक है, तो उत्तर का तात्पर्य हुआ दूसरा या बाद वाला पद। अब इन पद में हमें संधि जो करनी है दोस्तों, वो कहाँ पे करनी है? आपको संधि कहाँ करनी है? इन वर्णों में करनी है। ठीक है, अब ये वर्ण कैसे होंगे? ये प्रायः वर्ण जो होंगे, जो प्रथम या पूर्व जो वर्ण मतलब पद होगा, इसका क्या होगा? ये अंतिम वाला है। इसका क्या होगा? ये अंतिम वाला। ये वर्ण कैसा है? प्रथम का, ये पूर्व का कैसा है? अंतिम वर्ण है। कौन सा? अंतिम वर्ण है। ठीक है, और इधर ये आपका कौन सा है? ये उत्तर का प्रथम वर्ण है। ये कैसा है? प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो हमेशा हमें इन चीजों का ध्यान देना है। संधि यहाँ पे आपको करनी है, मतलब इन वर्णों में होनी है। अब यहाँ पर कभी क्या होगा? इन दोनों वर्णों का योग हो जाएगा, कभी इस एक वर्ण का लोप हो जाएगा, कहीं एक वर्ण के स्थान पर कोई सा दूसरा वर्ण आ जाएगा। तो ये विभिन्न सारे नियम हमारे संधि में बंधे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी। देखिए मतलब संधि जो होती है कितने स्थानों तक होती है और कहाँ कहाँ पर हमें संधि करना अनिवार्य होता है, ये हमें जानना जरूरी है दोस्तों। तो संधि के लिए आप देखिए कि संधि के लिए सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, संधि में जो संहिता करने वाला सूत्र है उसको भी याद रखना। कौन सा? संहिता करने वाला सूत्र। मैंने इससे पहले पढ़ाया भी था संहिता। अब संहिता किसकी होती है? संहिता होती है कहा? परा, सन्निकर्ष और संहिता।
तो ये हमारा सूत्र हो गया। यदि आपसे पूछा जाए संधि विधान करने वाला जो संहिता सूत्र है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे परासन्निकर संहिता, अर्थात जहाँ पर वर्णों की अत्यंत समीपता हो वहाँ संहिता कहते हैं, अर्थात वहाँ पर संधि कहते हैं। जहाँ पर वर्णों का मेल होता हो या जहाँ वर्णों की अत्यंत समीपता या सन्निकटता होनी चाहिए। सन्निकटता यानी कि निकटतावर्ती जो वर्ण होते हैं उनमें क्या होती है, संहिता होती है। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये समझ लो। अब हमें ये जानना दोस्तों है कि संधि जो होती है कहाँ कहाँ पर होती है, कितने किस किस के बीच में होती है और कहाँ कहाँ नित्य होती है, ये हमें जरूर जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रारंभ करते हैं 2 पंक्तियों के माध्यम से। देखिए सबसे पहले क्या है, कहा है संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, धातु उपसर्गयो। फिर कहा नित्या समासे वाक्ये तु सा निविच्छाम अपेक्षते। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमें ये जानना है दोस्तों, संधि जो हम कर रहे हैं तो संधि हम किन के बीच में होती है और किन के बीच में नित्य होती है, ये हमें बहुत जरूरी जानना है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। तो हमें यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि संधि देखिए सबसे पहले दिया है कि संहिता, संहिता अर्थात संधि जो होती है वो कहाँ होती है, कहा एक पद में नित्या। क्या कहा, एक पद में नित्य, यानी कि जो संधि होती है वहाँ एक पद में हमारी संधि नित्य होती है, एक पद में संधि नित्य होती है। फिर कहा नित्या धातु उपसर्गयो, यहाँ पर कहा दूसरा पद कहा कि नित्या धातु उपसर्गयो। अब कहाँ पर होगी, ये धातु लिया है, यहाँ पर उपसर्ग दिया है, तो धातु और उपसर्ग में भी हमारी संधि कैसी होती है दोस्तों, नित्य होती है। यहाँ पर करना जरूरी होता है, यानी कि यहाँ पे संधि नित्य होती है। फिर कहा नित्या समासे वाक्य, नित्या समासे, नित्या समासे यानी कि समास में भी संधि क्या होती है दोस्तों, ये भी नित्य होती है, यहाँ पर भी नित्य होती है। और कहा वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षते, यहाँ पर जो होती है इच्छा करते हैं, इच्छा पर निर्भर होता है, किसमें, इच्छा पर निर्भर होता है, इच्छा पर निर्भर होता है किसमें, वाक्य में। वाक्य में संधि दोस्तों किस पे होती है, यानी कि इच्छा पर निर्भर करती है, आप वहां पर संधि करें या ना करें। तो ये बहुत जरूरी नियम है आपको जानना कि बहुत सारे जो हमारे व्याकरण हैं उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहा कि भाई देखिए संधि जो है कहाँ कहाँ पर अनिवार्य होती है, कहाँ कहाँ पर आपको ऐच्छिक होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो कैसे बनते हैं कि संधि प्रायः किनके बीच में होती है या कहाँ नित्य होती है, तो आप कहेंगे एक पद में होती है। कहाँ नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। कहाँ नित्य होती है, समास में नित्य होती है। लेकिन यहाँ पर ये वाक्य दिया है, इस वाक्य में संधि दोस्तों कैसी होती है, आपकी ऐच्छिक संधि होती है। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे संधि करें या ना करें। तो इतनी बात यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको उदाहरण देना चाहूँगा एक एक पद के इसके बारे में कि देखिए कैसे संधि होती है। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। जिस किसी को अगर सभी मित्रों के लिए आप नोट्स को बनाते रहिएगा, प्रत्येक दिन की वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इससे थोड़ा सा आगे। अब हमें देखना है कि संधि जो होती है, देखिए संधि मुख्य 3 स्थानों पर होती है। संधि जो है, संधि मुख्य 3 स्थानों पर होती है। कितने स्थानों पर? होती है। अब देखिए वो कौन कौन से स्थान है। एक तो नंबर 1 होता है हमारा
कहा एक पद में, कहा एक पद में, एक पद हो गया। फिर दूसरा कहा था कि धातु और क्या हो, उपसर्ग, धातु और उपसर्ग। तीसरे नंबर पे क्या कहा था एक समास में। अब देखो, अगर आप एक पद में देखेंगे तो कहीं भी आप देखते हैं एक पद में संधि, जैसे हमने कह दिया रमेशा, आपने कह दिया पावकः, तो सब एक पद है, सब क्या है, एक पद है। तो आप इनको संधि कर सकते हैं। कैसे संधि करेंगे? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, रमेशा है, तो क्या करेंगे, रमा धन ईशा, रमेशा हो गया। फिर दूसरा क्या है, पावका, तो क्या करेंगे, पौ धन अकः। तो देखिए ये दो संधियां हमारी किसकी हुई, रमेश की और पावक की, यानी कि दो शब्दों के जो हमारे हैं वो एक पद में है, इसलिए यहाँ पे भी संधि हमने देखी। अब कहा धातु और उपसर्ग में देखिए, धातु उपसर्ग में देखेंगे तो आप न्यवशत देख लीजिए, क्या है, न्यवशत। दूसरा देख लीजिए स्वागतम, अब इसको देख लीजिए, न्यवशत का क्या होगा, नि धन अवशत, निधन अवशत। फिर देख लीजिए स्वागतम में शु और धन आगतम, ठीक है। ये देख लीजिए आपके दो दो शब्द ऐसे करके बन गए। फिर कहा समास में, आप समास में कैसे देखेंगे, समास में भी आप किसी भी शब्द को ले लीजिए। जैसे हमने कहा समास में यदि आप देखेंगे तो जैसे आपसे कह दिया पीताम्बरा, पीताम्बरा, ऐसे देख लिया। पीताम्बर शब्द में क्या है, ये समास है हमारा, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर, पीत धन अम्बरा, पीत धन अम्बरा। दूसरा और शब्द ले लीजिए, जैसे हमने कह दिया जितेंद्रिय या प्राप्तोदकम, क्या कहा, प्राप्तोदकम, तो क्या हो जाएगा, प्राप्त धन उदकम। अब देखिए ये प्राप्तोदकम है या पीताम्बरा है, ये शब्द हैं, ये क्या है, आपके सामासिक हैं। और समास में भी प्रायः संधि देखने को हमें मिली है। यहाँ देखिए धातु और उपसर्ग है, यहाँ पर हमने न्यवशत में देख लीजिए और स्वागतम में देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या देखा है, उपसर्ग में भी देखा है, धातु में भी देखा। एक पद यहाँ पर देखिए रमेश है, पावका है, रमेशा है, पावका है, इनमें हमने संधि देखी है। यहाँ पर ये शब्दों में क्या होती है, प्रायः नित्य होती है इनमें, यानी कि एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में, इन तीन स्थानों पर क्या होती है, मुख्य होती है। लेकिन वहीं आप वाक्य में देख लीजिए, जो वाक्य होता है संधि वाक्य में भी होती है, लेकिन वाक्य में कैसी होती है दोस्तों, ये ऐच्छिक होती है। कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, यानी कि आप पर निर्भर करता है आप संधि करें या ना करें, ये आप पर निर्भर करता है। तो इतना आप नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस किसी मित्रों को अगर साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्वालिटी आप जितना बढ़ा लेंगे आपको और अच्छे से क्लियर से दिखेगा। चलिए और देखते हैं आगे हम इसी में। तो मुख्य तीन स्थानों पर होती है, और चौथा जो है, चौथा क्या कहा, वाक्य संहिता, जो हमने देखा संहिता पदे नित्या, वहां पर जो वाक्य आया था, वाक्य में क्या होता है, ये ऐच्छिक होती है। कैसी होती है, ये ऐच्छिक होती है। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप संधि करें या ना करें। जैसे हमने कहा रहमा विद्यालयम गच्छति। अब देखिए आप इसी को क्या कर सकते हैं, रामो विद्यालयम, रामो विद्यालयम गच्छति, ठीक है, ये भी एक कर सकते हैं। एक दूसरा एक उदाहरण और देते हैं आपको, जो वाक्य वाला, जिसमें कहा गया है
वाक्य वाले में एक उदाहरण आपको और देते हैं। का अत्र का अस्ति, क्या है? अत्र का अस्ति, अत्र का अस्ति। आप देखिए इसको क्या करेंगे आप, अत्र का अस्ति है तो यहाँ पर को कर देंगे और यहाँ पर अवग्रह करके इसको अस्ति कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वाक्य की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, वाक्य की बात हो रही है। अब वाक्य में जो है हम ऐच्छिक है, यहाँ पर क्या है? ऐच्छिक है। चाहे आप संधि करें या चाहे ना करें, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वाक्य हमारा ये भी सही है, 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 यानी कि वाक्य दोनों सही है। लेकिन वो सब आप पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों कि आप जो है इनमें से कौन सा करना चाहते हैं, यानी कि कौन सा करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है कि चाहे आप संधि करें या ना करें। तो आपसे प्रश्न बनने वाला दोस्तों क्या होगा कि संधि प्रायः ऐच्छिक कहाँ पर होती है, या जो ऐच्छिक संधि जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए वो वाक्य में पाई जाती है। संधि मुख्यतः कितने स्थानों पर होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मुख्यतः हमारी संधियाँ 3 स्थानों पर होती हैं। जैसे कहा, नंबर 1 एक पद में, नंबर 2 धातु और उपसर्ग में, नंबर 3 समास में, और जो वाक्य होगा वाक्य में हमारी संधि ऐच्छिक रहेगी। तो आज हम केवल इतना ही समझाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे अपने संधियों के भेद के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार करता है।